कचरे के सामने पूरा परिवार अपने नाक पर हाथ रखते हुए। छी माँ, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। हाँ, लेकिन ये देखो मुझे क्या मिला माँ, मुझे ये टूटे मटके मिले हैं और ये नारियल के खोखे। चलो कुछ तो मिला। अब इन टूटे मटकों को अच्छे से साफ करके इस पर खाना बना लेंगे और ये नारियल के खोखे को साफ करके इसमें पानी या चाय पिया करेंगे। आखिर ये कैसा परिवार है जो लोगों की फेंकी हुई कचरे को हाथ में लेकर इतना खुश हो रहा था और ये इस गंदे नारियल के खोखे में पानी पीने तक की बात कर रहे हैं। आखिर ये लोग कैसे हालात से गुजर रहे हैं, आइए इनकी इस बद से बदतर जिंदगी के होने के पीछे का कारण जानते हैं। हमारे साथ ऐसा मत करिए सेठ जी। अरे देवरानी जी, अपना नाटक बंद करिए और निकलिए यहाँ से। अरे ओ शिव शरण, अपनी पत्नी को जरा संभाल और मेरी बात कान खोल कर सुन। माँ जब तक थी बस तब तक ही तुम्हारा इस घर पर हक था, लेकिन अब वो चल बसी है, इसलिए अब न तो तुम्हारे इस घर पर हक है और न ही घर की किसी चीज पर। ठीक है जेठ जी, मैं अपने पति और अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे बस कुछ बर्तन दे दीजिए, आखिर मैं खाना किस पर बनाऊंगी। अरे अगर बर्तन का सहारा रहा तो सड़क पर रहकर भी चूल्हा जोड़ लूंगी। अब पैसों के लालच में धर्मेंद्र शिव शरण को उसके पूरे परिवार के साथ वहां से धक्के मार कर भगा देता है। माँ, रात बहुत हो गई है और कब तक हम यूं ही सड़क पर भटकते रहेंगे। ऐसे ही मत हारो निधि, यहीं पास में बहुत बड़ा जंगल है जहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ ऐसे ही गिरी रहती हैं, कुछ फूस भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो चलो चलते हैं, वहां से उनको लाकर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं। अब कनिका के कहने पर सारा परिवार जंगल की तरफ जाता है जहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ फूस गिरे हुए होते हैं, जिन्हें समेटकर वो लोग लेकर आते हैं और अपने रहने लायक एक झोपड़ी तैयार करते हैं। देखिए निधि के पापा, हम लोगों ने कितनी सुंदर झोपड़ी बनाकर तैयार कर ली, बस खाने के लिए थोड़े बर्तन मिल जाते तो ठीक रहता। अब सारा परिवार अगले दिन बर्तन की तलाश में निकलते हैं, जहाँ चलते चलते वो लोग एक बहुत बड़े कचरे के खान में पहुँचते हैं। माँ देखिए, आपको बर्तन चाहिए थे ना, मुझे यहाँ इस कचरे में ये कुछ टूटे हुए मटके और सूखे नारियल के खोखे मिले हैं। इससे टूटे मटके में आराम से खाना बना सकते हैं और सूखे नारियल के खोखे में पानी पिया जा सकता है। ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान तू। लोगों के फेंके हुए कचरे, गंदे कचरे से हमें बर्तन बनाना पड़ रहा है। ऐसे हिम्मत मत हारिए निधि के पापा, हर दिन हालात एक जैसे नहीं रहते। भगवान के घर पर हमारा भी एक दिन न्याय होगा। अब पूरा परिवार कूड़ा बीन कर अपनी झोपड़ी में आता है, जहाँ सरिता मिट्टी से एक चूल्हा तैयार करती है। खाना बनाने के लिए तो घर में अनाज ही नहीं है। कोई बात नहीं सरिता, खाना नहीं है तो क्या हुआ, पानी तो है ना। तुम इस सूखे नारियल के खोखे से एक एक खोखा पानी ही हम सबको पिला दो। ये लो सब लोग, इस नारियल के खोखे में पानी पी लो और आराम कर लो। कल सुबह पिताजी कोई काम ढूंढने जाएंगे, फिर कल से घर में खाना भी बनेगा। अगले दिन सुबह शिवशरण काम की तलाश में निकलता है, जहां उसको लेबर का काम मिलता है। अब शाम में शिवशरण दिहाड़ी के पैसे लेकर खाने पीने का कुछ सामान लेकर घर पहुंचता है। ये लो निधि की माँ, ये कुछ खाने पीने का सामान है, इसे बना लो। अब सरिता उस आधे टूटे हुए मटके को चूल्हे पर चढ़ाकर उसमें चावल दाल बनाती है। सुनिए, खाना तो बन गया, लेकिन खाने के लिए तो बर्तन ही नहीं है। रुको निधि की माँ, मैं कुछ करता हूँ। मेरे पास एक पन्नी है, शायद उससे काम बन जाए। अब शिवशरण जमीन पर एक पन्नी को बिछाता है। ये लो, इस पन्नी पर हम सबका खाना एक साथ निकाल दो। माँ आइए ना, आप भी हमारे साथ ही इस पन्नी पर ही खाना खा लीजिए। अब पूरा गरीब परिवार, जिनके पास खाने के बर्तनों का अभाव था, वो पूरा परिवार जमीन पर बैठकर एक पन्नी को बिछाकर उस पर खाना खा रहा था। तभी उस रात जब सारा परिवार जमीन पर सो रहा था, वहीं सरिता खुद से बातें करती हुई, मेरी इन दो जवान बेटी के लिए मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। आखिर कौन शादी करेगा मेरी गरीब बेटियों से। अगले दिन निधि और कनिका पन्नी में अपने पिता का खाना लेकर उन्हें देने जा रही थी। जब वह अपने पिता के पास पहुंचती हैं कि तब तक में वो गरम खाना पन्नी को पिघला देता है, जिसके बाद वो सारा गरम खाना कनिका के शरीर पर गिर जाता है। आह, मेरा शरीर जल रहा है। कनिका तुम ठीक तो हो? पिताजी जल्दी यहाँ आइए। शिवशरण भागता हुआ अपनी बेटी के पास आता है और अपने कंधे से गमछा उतार कर कनिका के शरीर पर गिरे खाने को गमछे से साफ करते हुए, बेटी तू मेरा खाना लेकर क्यों आई?
अगर तेरे शरीर पर जरा भी दाग आ जाता तो जानते हैं तेरे गरीब माँ बाप पर कितना बड़ा कलंक लग जाता। अरे खाने के बर्तन नहीं थे तो खाना नहीं लाती, पर इस पन्नी में खाना लाने की क्या जरूरत थी। अब कनिका अपने पिता के साथ घर लौटती है। ये लीजिए पानी पी लीजिए। अरे कनिका, तेरा शरीर इतना लाल क्यों हो रहा है? सरिता जैसे ही कनिका के शरीर को छूती है कि तभी चूल्हे पर तेज कुछ फटने की आवाज आती है। हाय दैया, ये क्या फटा? सभी लोग चूल्हे के पास आते हैं तो देखते हैं कि चूल्हे पर चढ़ा मटका बीचों बीच से टूट चुका है। सत्यानाश, ये क्या हो गया? खैर ये मटका तो वैसे भी हम कचरे से उठाकर लेकर आए थे और कितने ही दिन चलता ये, इसे तो एक दिन टूटना ही था। सारा खाना चूल्हे और जमीन पर गिर गया। माँ, बस अब बहुत हो गया, अब हम दोनों बहन कोई काम ढूंढेंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहन काम की तलाश में निकलती हैं, जहां उन्हें एक आलीशान ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल जाता है। अब दोनों ही बहन उस ढाबे पर आकर बर्तन मलती हैं और शाम को बचे खाने को अपने घर ले जाती। तभी एक दिन कनिका के लाए हुए खाने को पूरा परिवार पन्नी पर रखकर खा रहा होता है। बहुत ही अच्छा काम है बेटी, इसी बहाने हमारे घर में खाना तो आ जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और एक दिन जब कनिका जूठे बर्तनों को ढाबे पर मल रही होती है। निधि, मैं क्या सोच रही हूँ कि इन जूठे बर्तनों में से कुछ प्लेट चुरा कर घर ले चलूं, माँ बहुत खुश होंगी। अब शाम को जब कनिका ढाबे से घर आ रही होती है तो वो अपने दुपट्टे के पीछे कुछ बर्तन को छुपा कर रख रही होती है। तभी पीछे खड़े ढाबे के ओनर हार्दिक और विक्रम उन्हें ऐसा करता देख लेते हैं। देख रहा है हार्दिक, कैसे ये लोग यहाँ से बर्तन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। इनकी तो अभी खबर लेता हूँ। नहीं, रुको देखते हैं कि ये इन बर्तनों से कर क्या रहे हैं। अब हार्दिक और विक्रम कनिका और निधि का पीछा करते हुए उनके साथ साथ आते हैं। माँ, ये देखो मैं आपके लिए बर्तन लेकर आई हूँ, अब आपको पन्नी पर खाने की जरूरत नहीं है। वहीं हार्दिक और विक्रम झोपड़ी में बने छोटे से खिड़की से ये नजारा देखकर कहते हैं। अरे विक्रम, हम तो इन्हें गलत समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ही गरीब लड़कियां हैं और ये कितनी मेहनत कर रही हैं अपने परिवार के लिए। सच कहूं तो विक्रम, ये लड़की मेरे मन को भा गई है। हाँ हार्दिक, मुझे भी निधि अच्छी लगती है, पर मैंने कभी कहा नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और हार्दिक और विक्रम एक दिन अपने प्यार का इजहार ढाबे पर बर्तन धोती कनिका और निधि से करते हैं। आप लोग इतने अमीर होने के बाद हम गरीब बहनों से प्यार? अरे क्या देखकर प्यार हो गया आपको हमसे? अरे प्यार कुछ देखकर थोड़ी ना होता है, प्यार तो बस हो जाता है। विक्रम हार्दिक की बातें सुनकर कनिका और निधि दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और उनके प्यार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं। अगले दिन विक्रम और हार्दिक निधि और कनिका के माता पिता से मिलते हैं। अरे मैं तो इसे भगवान का चमत्कार ही समझता हूँ, जो मेरी गरीब बेटियों को अपने और आपके परिवार वालों ने पसंद किया। अब विक्रम और हार्दिक कनिका और निधि से शादी करते हैं, जिसके बाद दोनों ही बहन अपने आलीशान ससुराल में आती हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। हे भगवान, कितना आलीशान घर है और यहाँ तो सभी चीज सोने की है। अगले दिन सुबह दोनों ही बहन अपने ससुराल की रसोई में आती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर ढेर सारे सोने के बर्तन चमचमा रहे होते हैं। हमारे आलीशान ससुराल में तो कनिका सारे बर्तन सोने के हैं और ये बर्तन कितने चमचमा रहे हैं। हम लोगों को तो सोने के बर्तन नसीब हो गए, पर मेरा तो सपना सपना ही रह गया, माँ को अच्छे बर्तन देने का। तभी कनिका और निधि की बातें सुनते हुए उसके ससुराल वाले रसोई के अंदर आते हैं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो कनिका, अगर तुम मेरी धर्मपत्नी हो तो वो भी मेरी माँ है, इसीलिए तुम कल ही अपने हाथों से ढेर सारे सोने के बर्तन अपनी गरीब माँ के घर लेकर जाओगी। अगले दिन सरिता के घर में कुछ नौकर अपने हाथों में सोने के बर्तन लेकर उसकी रसोई में घुस रहे होते हैं। अरे आप लोग कौन हैं और ये सोने के बर्तन मुझे गरीब की रसोई में लेकर क्यों आ रहे हैं? ये सोने के बर्तन आपकी बिटिया रानी कनिका और निधि ने भिजवाए हैं। तभी सरिता और शिवशरण घर के बाहर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि ढेर सारे सोने के बर्तन रखे हुए हैं। माँ, बर्तन कैसे हैं? आपको पसंद आए ना? अरे पसंद क्यों नहीं आएंगे, आखिर मेरी बेटियों ने अपनी गरीब माँ की रसोई में सोने के बर्तन भरवाए हैं। तभी आस पड़ोस के लोग सोने के बर्तन को देखकर कहते हैं, देखो सरला, कैसे गरीब माँ की रसोई में बेटियों ने सोने के बर्तन भरवाए हैं। माँ, आज भी तुमने ये घास फूस बना दिया। आप मुझे हमेशा यही रोटी और हरी सब्जी खिलाती रहती हो, मुझे नहीं खाना आज ये खाना। इतना बोलकर गोलू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और जब वो घर के बाहर जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक गाड़ी से एक अमीर फैमिली उतर रही है और उसी गाड़ी में से एक और बच्चा उतरता है जिसके हाथ में KFC बॉक्स होता है। ये देख गोलू अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है,
माँ जल्दी से बाहर चलो और देखो कौन आया है और मुझे क्या खाना है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इस तरह गोलू जबरदस्ती अपनी माँ को बाहर ले जाता है, जहाँ पूजा देखती है कि उसके सामने वाले घर में कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त ही पड़ोसन बनकर आई है। अपनी दोस्त और उसके बच्चे को KFC खाता देख वो जल्दी से अंदर आ जाती है। अच्छा हुआ जो मेरी दोस्त ने मुझे नहीं देखा, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो वो क्या सोचती मेरे बारे में। माँ क्या हुआ, तुम ऐसे अंदर क्यों आ गई? मुझे भी KFC खाना है, तुमने देखा ना KFC क्या होता है। गोलू अपनी माँ को KFC के लिए परेशान कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पूरा परिवार पालक, मेथी, मटर जैसी हरी सब्जियां टोकरी में भर कर ले आता है और पूजा को परेशान देख उससे बोलते हैं, क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान नजर क्यों आ रही है? कुछ नहीं माँ जी, आप तो जानती है ना गोलू ने मुझे कितना परेशान कर रखा है KFC के लिए। अपनी एक नई पड़ोसन आई है, उसके बच्चे को KFC खाता देख अब मुझसे भी KFC खाने की जिद कर रहा है। दादी मैं कभी किसको परेशान नहीं करूंगा, बस एक बार की KFC खिला दो। गोलू KFC तो मेरा भी बहुत मन करता है खाने का, पर हम गरीब की किस्मत में यही हरी सब्जी रोटी लिखी है खानी। उदास काजल इतना बोलकर चुप हो जाती है और पूरा परिवार वही रोटी और हरी सब्जी खाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पूजा की दोस्त दिशा KFC ऑर्डर करती है और जब उसके घर KFC का ऑर्डर आता है तो आसपास के लोग उससे कहते हैं, अरे बहन जब से आई हो हम रोज देख रहे तुम KFC खाती हो। ऐसा नहीं है बहन, यह KFC तो मेरे बेटे को पसंद है, वही नहीं मानता है। भाभी वैसे हमारी जो नई पड़ोसन आई है बहुत अच्छी है, मैं तो कहती हूँ कि आप भी एक बार मिल लो। काजल पड़ोस की ही तो है, आज नहीं तो कल मिल लूंगी। क्या माँ आज भी तुमने ये हरी सब्जी बना दी और बुआ तुम भी वही खा रही हो? देखो ना आज फिर राजू KFC खा रहा है, मुझे भी KFC खाना है। बेटा आज घर में जो रोटी और घिया की सब्जी बनी वही खा ले, KFC हम तुझे फिर कभी खिला देंगे। आप बस मुझसे झूठ कहते हो, बुआ आपको तो KFC खानी है, चलो ना बाहर से KFC लेकर आते हैं। हाँ गोलू मुझे भी KFC खानी, पर आज मेरा पेट भरा हुआ है, हम कल चलेंगे। बड़ी मुश्किलों से काजल गोलू को मनाती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। बहू आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आज तू खेत जाकर रवि और अपने ससुर जी को खाना दिया। हाँ माँ जी मैं बस अभी जाती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही पूजा खाना पैक करके गोलू के साथ घर के बाहर जाती है, वो देखती है कि दरवाजे पर राजू दिशा को KFC के लिए परेशान कर रहा है। माँ मुझे KFC खानी, मेरे साथ बाजार चलो। हे भगवान, घर के बाहर तो मेरी दोस्त, और अगर उसने मुझे देख लिया तो। अपने दोस्त को देख पूजा अपनी दोस्त की तरफ पीट कर घूम जाती है और अपने बेटे के हाथों में खाना देती हुई उससे कहती है, बेटा मुझे कुछ काम याद आ गया और दादी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये तुम खाना लेकर खेत पर चले जाओ। माँ अगर मैं आपका काम करूंगा तो आप मुझे KFC खिलाओगे ना, राजू की माँ की तरह? हाँ बेटा जाओ। इस तरह पूजा अपने बेटे के हाथ से खाना भिजवा देती है और खुद घर में आ जाती है। अब ऐसे ही एक दिन जब पूजा घर के बाहर जाकर तार पर कपड़े उतारने लगती है, तभी वो देखती है कि दिशा अपने बेटे के साथ KFC लेकर आ रही है और एक बार फिर दिशा को देख पूजा जल्दी से सारे कपड़े अंदर ले आती है और ये सब दिशा देख लेती है। बड़ी अजीब औरत है, मुझे देखकर हमेशा भाग क्यों जाती है। माँ देखो गोलू घर के बाहर बैठे, मैं आज गोलू के साथ खाऊंगा KFC। इतना बोलकर राजू अपना KFC लेकर गोलू के पास आ जाता है और पहली बार गोलू KFC खाता है और ये सब कुछ रवि देख लेता है। गोलू ये सब क्या है, हम तुम्हें KFC नहीं खिला सकते, तो तू KFC अब मांग कर खाने लगा। अरे नहीं भाई साहब, उसने मांगा नहीं है, मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से दिया है। दोनों बच्चे दोस्त हैं, उसे डांटिए मत। घर के अंदर बैठी काजल और आशा जब से बाहर से आ रही आवाज सुनती हैं तो आशा अपनी बहू से कहती है, बहू मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, एक बार देख कर तो आ क्या हो रहा है। काजल मैं सब्जियां काट रही हूँ, तुम बाहर जाकर देख लो। अपनी दोस्त की आ रही आवाज सुनकर जानबूझकर पूजा घर के बाहर नहीं जाती और काजल को भेज देती है, जिसके बाद काजल रवि और गोलू के साथ घर में आती है। अब समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब खुद दिशा उनके दरवाजे पर आती है, बहन जी दरवाजा खोलिए, कुछ बात करनी है। माँ जी लगता है हमारी नई पड़ोसन आई है, पर मुझे कमजोरी लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, आप जाकर बात कर लीजिए ना। एक बार फिर पूजा दिशा का सामना ना कर अपनी सास को भेज देती है। अरे आंटी जी आपकी बहू नहीं आई, एक बार उन्हें भी बुला देती। बेटा मेरी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज शाम को मेरे बेटे का जन्मदिन है और उसे KFC बहुत पसंद है, तो मैंने अपने घर पर बच्चों के लिए एक छोटी सी KFC की पार्टी रखी है, आप गोलू को भी भेज देना। इतना बोलकर दिशा वहां से चली जाती है और शाम को गोलू राजू के घर जाता है जहाँ KFC की पार्टी होती है। अब कुछ KFC खाकर गोलू घर में KFC लेकर आता है और अपनी बुआ को देते हुए कहता है, जो सबके साथ बैठकर साग और रोटी खा रही थी, आज मैं आपके लिए KFC लेकर आया हूँ। मेरा दोस्त बहुत अमीर है, आज उसने दूसरी बार मुझे KFC खिलाई है, वो तो रोज खाता है और हम यहाँ ये पालक मटर जैसी हरी सब्जी खाते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है, काश कि मेरा भी ऐसा कोई अमीर दोस्त होता। लो भाभी, तुम ही खाओ ये हरी हरी गोभी मटर, आज तो मैं KFC खाकर पेट भरूंगी। अपने बेटे और नंद की बातें सुनकर पूजा दुखी हो जाती है और इसी तरह सब घर में बनी गोभी मटर रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा अपनी सास के साथ बाजार जा रही होती है तो वो घर से निकलती घूंघट कर लेती है और ये देख आशा हैरान रह जाती है। अरे बहू, तू तो घूंघट कभी नहीं करती थी, फिर तूने आज घर से बाहर निकलती घूंघट क्यों कर लिया? माँ जी, बड़ी धूप लग रही है और देखिए ना हवा कितनी तेज है, सारी धूल आंखों में जा रही है। आखिर ये औरत ऐसा क्यों करती है? अब तो मुझे इसका चेहरा देखना है, आखिर ये मुझे देखकर घूंघट क्यों कर लेती है? आखिर ये है कौन जो मुझसे छुप रही है? दिशा को आए 3 महीने हो चुके थे, पर अब तक उसने अपनी पड़ोसन का चेहरा नहीं देखा था और अब दिशा पूजा की इन हरकतों को नोटिस करने लगती है। इसी तरह एक दिन जब पूजा अपने बेटे को लेने स्कूल जा रही होती है तो जानबूझकर दिशा अपना पालतू कुत्ता घर के बाहर छोड़ देती है और उसका कुत्ता बाहर घूंघट में झाड़ू लगा रही पूजा की साड़ी खींचने लगता है। ये देख पूजा डर जाती है और खुद ही पल्लू हटाकर कुत्ते को भगाने लगती है और तभी वहां दिशा आ जाती है और अपनी दोस्त से कहती है, तो इस घूंघट के पीछे तू निकली पूजा? पर पूजा, तू मुझसे छुप क्यों रही थी? और तेरी शादी तो मेरी तरह अमीर घर में हुई थी, फिर तू इतने छोटे से घर में कैसे आ गई? मैं जानती थी तुम मुझसे ऐसे ही सवाल करोगी, पर मैं डरती थी कहीं तू मेरी गरीबी का मजाक ना बनाए, बस इसलिए तुमसे छुप रही थी। मेरी शादी एक अच्छे घर में होने वाली थी पर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और बदनामी के चलते मेरे माता पिता ने इस घर में मेरी शादी कर दी। मेरा परिवार काफी गरीब है, अगर हमारी खुद की हरी सब्जियों की खेती ना हो तो शायद हम खाने के लिए भी मोहताज हो जाएं। पूजा, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या हम दोस्त नहीं? मैं करूंगी तेरी मदद, पर उससे पहले हम आज बहुत दिनों बाद मिले हैं तो पहले की तरह एक साथ KFC खाएंगे और पुरानी यादों को ताजा करेंगे। तू जानती है मैं जब से तुझसे अलग हुई मैंने KFC खाना ही छोड़ दिया है, पर अब हम सालों बाद मिले हैं तो आज न सिर्फ हम दोनों दोस्त बल्कि हमारे बच्चे भी एक साथ KFC खाएंगे और ये मेरी तरफ से एक छोटी सी पार्टी है, मना मत करना। इस तरह उस दिन दोनों दोस्त मिल जाती हैं और दिशा सभी के लिए KFC मंगवाती है, जहां पूजा ना सिर्फ अपने पूरे परिवार के साथ बल्कि अपनी दोस्त के साथ बैठकर काफी दिनों बाद KFC खाती है और कुछ दिनों बाद दिशा की ही कंपनी में रवि की छोटी सी नौकरी लग जाती है और खेती का काम आशा, ससुर जी और काजल संभालने लगती हैं। इस तरह उनके आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है और अब वह लोग हर अच्छे मौके पर KFC खाकर अपने दिन को एंजॉय करते हैं।